एक्ने मैपिंग क्या होती है? एक्ने मैपिंग इससे ज़रूरी है, आप एटलीस्ट खुद ही सेल्फ डायग्नोज कर सकते हो कि हाँ मुझे शायद ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपको और भी सिम्टम्स ना हो रहे हो, बट हाँ आपके स्किन पे शो कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी हमारे आउटर पार्ट पे सबसे पहले शो करती है डिजीज, अंदर से पहले हमें तभी तो पता चलेगा ना क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको जैसे अगर यहाँ वाले पार्ट पे, नेक पे या फिर और जॉ लाइन पे वाले एरिया पे अगर फ्रीक्वेंटली पिंपल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी ख़राब है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे फीमेल्स में या मेल्स में। जैसे किसी को पीसीओडी है, पीसीओडी पेशेंट्स को स्पेशली इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, जॉ लाइन के पास। हाँ जॉ लाइन एरिया में, इस एरिया में ज़्यादातर होता ही है। और अगर आपको इस पार्ट में हो रहा है, जो आपका ये जो हम कहते हैं नेज़ोलेबियल क्लेफ्ट, ये वाला पार्ट जो होता है, इसमें अगर हो रहे हैं तो आपका कोलन प्रॉब्लम है, कोई आपको लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो कॉन्स्टिपेशन है या हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है आपको, या आईबीएस की इशू है, तो वो कॉमनली इसमें होता है। आपको अगर नोज़ वाले पार्ट में है तो आपको कॉन्स्टिपेशन या गट इशूज़ या स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अगर आपको चीक एरिया में हो रहा है तो इसका मतलब है या तो आप पोल्यूशन में ज़्यादा आ रहे हैं, या एलर्जिक इश्यूज़ हो रही हैं, या फिर आपको कोई डर्टी पिलो आप यूज़ कर रहे हो, हाइजीन नहीं मेंटेन्ड है, या फिर फ़ोन की वजह से भी, क्योंकि हम फ़ोन अपना रोज़ सफाई तो करते नहीं है, तो रोज़ हमें फ़ोन की सफाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फेस से हर टाइम कॉन्टैक्ट कनेक्टेड है वो हाँ, तो इस वजह से भी, डर्ट की वजह से भी होता है ये वाला। और साथ में ये है कि अगर आपको ये वाला पार्ट जो आपका आईब्रोज का ये पूरा पार्ट है, अगर यहाँ पर है तो गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, या गॉल ब्लैडर की कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज में भी ऐसा होता है कि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स अगर किसी को हो रही है तो आप एक बार इसलिए ब्लड टेस्ट कराएं, ये सब जानने के लिए। फोरहेड पे अगर हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर किसी को डैंड्रफ है, या फिर कोई आप डैंड्रफ क्योंकि फ्लेक्स नीचे गिरते हैं तो उससे पिंपल्स होता है एलर्जी की वजह से, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं सर पे जो केमिकल जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, जो आपके फोरहेड की स्किन को सूट नहीं कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ने मैपिंग। और इससे आपको एटलीस्ट पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कान पे भी हो रहा है तो भी ये स्ट्रेस को एक बार डिनोट करता है, स्ट्रेस होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कान के जगह भी आपने नोटिस किया होगा। और स्पेशली हाइजीन की वजह से, स्पेशली अगेन फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं कान पे और यहाँ पे लग रहा है, राइट, तो इससे आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, होने वाली है। राइट। पोस्ट कोविड आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो आपको एकदम से आने शुरू हुए हैं? पोस्ट कोविड मैं जो देखती हूँ पेशेंट्स को, वो है कि जिनको कोविड हो चुका है उनको रिपीटेड सिम्टम्स आते हैं, उनको कोविड लाइक सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे उनको नॉर्मल फीवर हुआ तो उनको लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट होता है, या फिर सीवियर ब्रोंकाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, जैसे रनी नोज, कॉफिंग, सो थ्रोट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। और साथ में हम देखते हैं पेशेंट्स को बहुत सारे, मैं जो पेशेंट देखती हूँ वो पोस्ट कोविड एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं, जिसके साथ साथ उनको हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, या फिर डायबिटीज़ जो पोस्ट कोविड जिन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन भी ली है, या फिर जिनको कोविड हुआ है सीवियरली, उनको बहुत चांसेस है कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, HbA1c बढ़ा रहता है, या फिर डायबिटीज़ भी डायग्नोज हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं। और ऊपर से गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे आजकल बहुत पेशेंट हम देखते हैं वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं खाने की, तो उन्हें भूख नहीं लगती है, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नॉजिया फील होता है खाना खाने से पहले, या फिर मन नहीं रहता है खाना खाने का, या फिर कुछ खाना देख के उनको उससे इरिटेशन होती है, मतलब मन नहीं, मतलब देख के भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है आजकल। जिनका कोविड हुआ था या जिन्होंने वैक्सीन लगाई उनके साथ भी ये हो रहा है? ये दोनों को ही हो रहा है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल मैं यंगस्टर्स में स्पेशली देखती हूँ कि उनको हेयर ग्रेइंग होने लगती है, हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है पोस्ट कोविड, ग्रेइंग, अर्ली प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है पेशेंट्स को, जो अर्ली मतलब हेरिडिटी भी नहीं है फिर भी हो रहा है? नहीं, तब भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कोविड की वजह से आपका गट इफेक्ट हुआ ही है, क्योंकि हम अगर इम्यूनिटी की बात करें तो आपका लिवर है जो है, और लिवर की वजह से ही आपका सारी जो पिगमेंटेशन है, केराटिन भी जो हमारी बॉडी में निकलता है, हर एक चीज़ लिवर से ही हो रही है। तो हमारे लिवर को बहुत हेल्दी रहने की ज़रूरत है इस वजह से। तो सारे लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, स्पेशली जिन्होंने वैक्सीन भी ली है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वैक्सीन हर जिस बंदे ने लिया उसको हो रही है, बट यू नेवर नो, बिकॉज जो हमने वैक्सीन लिया है उस पर इतना ट्रायल नहीं हुआ है, तो हर एक की बॉडी पे अलग अलग तरीके से काम करेगा, काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है सबको हो। रेयर कंडीशंस में तो हर एक वैक्सीन किसी ना किसी को प्रॉब्लम कर सकती है, बट हाँ
आफ्टर कोविड हम सब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी इस टाइप की हम एक पैंडेमिक से गुजरे हैं जिसमें हमारी सोशल वेलनेस और मेंटल वेलनेस और फिजिकल वेलनेस तीनों चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। तीनों चीज़ों को अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक उस टाइम हम आइसोलेशन में रहे तो मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई है। तो मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं रहेगी तो हमारा स्टमक भी सारा खराब होगा और बाकी और भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल मतलब हमने ट्रॉमा भी देखा है कोविड के टाइम में, कहीं अपने जान पहचान वाले कहीं PTSD के सिम्टम्स, राइट तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेसफुल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो वो भी है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया, पूरी वही फैमिलीज भी ख़त्म हो गई कोविड के टाइम पे। तो पोस्ट PTSD बहुत टाइम बाद जाता है, तो PTSD में एंग्जाइटी बहुत हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, सोशल एंग्जाइटी, मतलब लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, या फिर फियर होता है हर टाइम का। तो वो बहुत आजकल हम पेशेंट्स में देखते हैं। तो ये हम आयुर्वेदा में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आयुर्वेदा में मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ये लेस नोन फैक्ट है, बट आयुर्वेदा में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की हर्ब्स हैं जो हमारे वात पित्त कफ को तो बैलेंस कर ही रही हैं, जो हमारी बॉडी है। साथ में हमारे मानस जो दोष होते हैं, जैसे सत्व रज और तम, उन पे भी बहुत डिटेल में आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बताया गया है। तो बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जैसे अश्वगंधा एक बहुत फेमस हर्ब है आजकल। अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं आप लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को क्योर करने के लिए। बट हाँ, अश्वगंधा भी हम सबको रेकमेंड नहीं करते हैं, और एक पर्टिकुलर डोज आपको रेकमेंडेड होती है, क्योंकि अश्वगंधा हाइपरटेंशन आपकी मतलब एनर्जी बूस्टर होता है, तो हाइपरटेंशन लोगों में हम लोग कम ही देते हैं। और साथ में बट आप अश्वगंधा ले सकते हैं नॉर्मली, कुछ ब्रांड्स हैं वो बेचते हैं आजकल कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, तो बेटर तो रहता है पाउडर फॉर्म में, आप पाउडर में लो तो बेस्ट है। साथ में तगर एक मेडिसिन है, ये भी स्ट्रेस में अच्छा वर्क करती है। ब्राह्मी अच्छा वर्क करती है। मंडूकपर्णी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, वो यूज़ कर सकते हैं। कैनबिस जैसे बात हुई, तो कैनबिस क्या होता है, अब ये सारी जो हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, हर्ब्स की बात कर रहे हैं, ये सब सेरोटोनिन लेवल्स को आपकी बढ़ाती हैं, जो हैप्पी हार्मोन है। आपकी डोपामीन जो लेवल्स होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करती है। तो इसी वजह से मेंटल हेल्थ एक तरह से ठीक हो जाती है। एक एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है, और हमें अच्छा लगने लगता है। हमारी बॉडी में जो ब्रेन फॉग हो रहा होता है इस टाइम, क्योंकि ब्रेन फॉग के पेशेंट्स भी बात कर रहे थे कि ब्रेन फॉग भी बहुत आजकल प्रोमिनेंट है। अब ब्रेन फॉग क्या होता है कि फॉग का मतलब होता है धुंध, है ना, तो दिमाग में वो धुंध पैदा होना, कंफ्यूजन, हाँ, कि मतलब फोकस नहीं है, हम कोई छोटी सी चीज़ यहाँ पे रखी वो भूल गए। आजकल बहुत होता है पोस्ट कोविड, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। अच्छा। तो जैसे हमने कुछ सामान रख दिया, हम भूल गए, या फिर कुछ काम था, टास्क था, वो भूल गए, क्योंकि माइंड इतनी सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड है हर टाइम, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता होगा, फोकस भी नहीं हो पाता होगा। हाँ, तो ब्रेन फॉग रहता है, दैट इज अनदर साइन ऑफ एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी की होने की वजह से लॉन्ग टर्म में मेमोरी लॉस और कंसंट्रेशन इश्यूज होने लगती हैं, जो हम बहुत अच्छा आयुर्वेदा योगा से अटेन कर सकते हैं। ओके, काफ़ी बच्चों को एक तरह से एंग्जाइटी दिखनी शुरू हुई है, क्योंकि एक्सपोजर वगैरह जो नहीं मिल पाया है। आपने भी कोई ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चों में एंग्जाइटी दिखना शुरू हुआ है पोस्ट कोविड? हाँ, तो हम तो अपने क्लिनिक पे में पेशेंट्स आते हैं, कुछ जो पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास में, या फिर हाइपर एक्टिव है, या फिर जल्दी से बहुत गुस्सा हो जाता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, या फिर कंसंट्रेशन नहीं है, और मतलब जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, या सोशली भी उसका कनेक्शन बाकी बच्चों से अजीब होता है। तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इस टाइप को बताने के, तो डेफिनेटली हम उनको तो कोविड किड्स बोलते हैं, क्योंकि वो लोग पैदा ही उस एनवायरनमेंट में हुए हैं। अब जो मदर ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक पैंडेमिक में थी, तो बहुत मतलब मेंटल हेल्थ मदर की बहुत अफेक्ट करती है बेबी की। तो बच्चे पैदा हुए, और ना तो पेरेंट्स का एक्सपोजर बाहर है, ना तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जैसे एक बच्चे को नॉर्मली बाहर जाके खेलना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, वो बिल्कुल उस टाइम बंद हो गया है 2-3 साल तक, जो उनका मेन टाइम था। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत आजकल दिख रही हैं पेशेंट्स के अंदर। जबकि और साथ में मतलब अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है कि बच्चे का IQ सही नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, असेसमेंट होता है ऑटिज्म और ADHD के बारे में जानने की। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, लोग काफ़ी बार मिसडाइग्नोज भी कर देते हैं कि इस बच्चे को ADHD है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है ये ADHD क्या होता है, और ऑटिज्म क्या होते हैं? और ऑटिज्म में डिफरेंस है थोड़ी सी, मतलब सिमिलर हैं बट हाँ बहुत डिफरेंट भी है। तो ADHD मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अटेंशन सीकर होता है, इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, और बहुत मुश्किल से हैंडल होता है बच्चा। आपको मतलब
वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह नहीं है, 100 जगह है, वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है। और ऑटिज्म वाला बच्चा जो होगा वो थोड़ा IQ उसका कम होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा क्लास में, और बच्चों से भी कम बात करेगा। आसपास के बच्चों, जो एक छोटा बच्चा नॉर्मली इंटरेक्ट करता है, एक बच्चे के साथ खेलता है, वो रहता है, फियर रहता है उसको, एंग्जाइटी रहती है बच्चे को, और उसको मतलब स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, या फिर बहुत मुश्किल से मतलब वो बच्चा, और उसका बिहेवियर जो होगा वो होगा रेपिटेटिव, मतलब अगर एक चीज़ कर रहा है बच्चा तो वो ही करता रहेगा बार बार बार। डाइट को लेके मेरे को एक क्वेश्चन करना है आपसे कि सब सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ क्या लेनी चाहिए, एज पर आयुर्वेदा क्या कहता है? अच्छा, तो आप खाली पेट बोल रहे हैं? हाँ, खाली पेट मतलब जैसे भी आप बताओ वैसे ले लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें खाली पेट का मीनिंग ज़रूरी है जानना, क्योंकि खाली पेट क्या होता है। अब हम सोचते हैं रात को खाना खाया, मॉर्निंग में उठे और खाली stomach पेट pain ही नहीं किया, है, वो सुबह खाली कुछ पेट खाया है। नहीं तो खाली पेट है वो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। खाली पेट क्या है, आपका पेट तो खाली नहीं है ना, उसके अंदर तो आपका डाइजेस्टेड खाना रखा हुआ है ना अभी, रात वाला? रात वाला, हाँ। तो अच्छा। जब आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेशन अप हो जाओ, अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आप फ्रेशन हो रहा है, उसको कहते हैं खाली पेट। तब आप कुछ भी ले सकते हो। तो उसके बाद आपको, अगर मॉर्निंग में आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हो, तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई हर्ब नहीं है तो बेस्ट चीज़ है, जिस इंसान को अपना डाइजेशन ठीक रखना है, या फिर अपना वेट भी ठीक रखना है, मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है, तो आप ज़ीरा वाटर ले सकते हो मॉर्निंग में। ओके। तो ज़ीरे का पानी, एक गिलास पानी में आपने रात को 1 चम्मच ज़ीरा सोक कर लिया, और मॉर्निंग में वो पानी पी लिया। या कोई भी आप हर्बल टी ले सकते हैं, तुलसी आप घर में उगाते हैं, तुलसी लीव्स ले ली, उसको पानी में पका के पी लिया। उसमें चाय नहीं डालनी, चाय में आप ओनली तुलसी लीव्स? हाँ, मतलब पानी चाय और तुलसी? हाँ, ग्रीन टी या फिर टी लीव्स कुछ नहीं डालना, शुगर भी नहीं डालनी? कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं डालना ना। कुछ नहीं डालना, क्योंकि वो एक तो पहली बात कॉम्बिनेशन गलत है ना। आप अगर साइंटिफिकली बात करें तो टैनिन्स होती हैं हमारी टी में, और वो मिल्क है, वो वैसे ही फट जाता है, वो एक्चुअली आपके पेट में फट ही जाता है। वो जो आप चाय पीते हो वो कर्डलिंग हो जाती है उसकी। तो जैसे हम दूध में विनेगर डालते हैं तो हमारा HCl जो जाएगा दूध के साथ, और टैनिन्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो रुइन करेगा ही प्रॉब्लम। तो चाय नहीं लेनी मॉर्निंग में, चाय नहीं लेनी। अगर आपको चाय लेनी है तो ग्रीन टी आप ले सकते हो, बिना दूध के चाय अच्छी है, और बिना चीनी के, तो आप किसी भी चाय को लो। तो आप नॉर्मली मॉर्निंग में उठ के आप तुलसी लीव्स की वाटर ले सकते हो। अगर ठंड का टाइम है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप काढ़ा बना के ही लो। और अगर जैसे गर्मियों में आप नॉर्मल जूस ले सकते हो, जैसे गर्मी में ज़ीरे का पानी बात की हमने, तो उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, रात को बस सोक किया, मॉर्निंग में पी लिया, गर्मी वाले टाइम में। ठंडे पानी के साथ या नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर? नहीं, नॉर्मल। ठंडे पानी मॉर्निंग में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ठंडा पानी जो है उसकी तासीर ठंडी है, और आप बॉडी ऑलरेडी, आप सुबह को उठ रहे हो, अपना डे स्टार्ट करना है, यू नीड एनर्जी, तो आप ठंडा पानी डाल के अपनी बॉडी की आग को बुझा रहे हो। अग्नि बुझा देंगे? अग्नि बुझा दी, हाँ, तो अग्नि को ही बुझा रहे हैं हम लोग। तो अर्ली मॉर्निंग ठंडा पानी नहीं पीना, आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म ले लो, या फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लीजिए। और अगर हो सके ठंड में या गर्मी में स्पेशली मटके का पानी पीजिए, या फिर कॉपर वाला, या जैसे गर्मी में हमने बात की कि हम क्या ले सकते हैं मॉर्निंग में, आप आंवला शॉट्स ले सकते हो, आंवला का जूस ले सकते हो, या फिर आप पोमेग्रेनेट जूस ले सकते हो, या फिर एक होल फ्रूट भी खा सकते हो। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप खाने के बाद ही खाओ फ्रूट्स। अगर आपको हाई मेटाबॉलिज्म है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो खाली पेट फ्रूट्स नहीं खाएंगे। अच्छा। नॉर्मल हल्का आप खाना भी खा सकते हैं, बट हाँ, आप ओवर कॉन्शियस है तो डेफिनेटली आप ज़ीरे का पानी, आंवला, ये रोज़ डाइट में अपनी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं आप लोग, गिलोय ले सकते हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है वो ले सकते हैं। टर्मरिक, ठंड में टर्मरिक आती है, जो रॉ टर्मरिक जो होती है, उसको हल्का सा आप उसको किसी आंवला के साथ मिक्स करके उसको कंकॉक्शन पी सकते हैं। बेटर है कि आप होल आंवला भी खाएं, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिल रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको जूस ही लेना है, आप कुछ इस टाइप के आयुर्वेदिक फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ से ये बनता है कि एक जो नॉर्मल डाइटिशियन है और जो आयुर्वेदिक डाइटिशियंस हैं, ये दोनों में कैसे हम डिफरेंस रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे साथ काफ़ी मतलब डाइटिशियंस जुड़ी होती हैं, जिनको, क्योंकि आप नॉर्मल एक न्यूट्रिशन की बात करें, अगर हम थेरेप्यूटिक डाइट एंड न्यूट्रिशन जो कोर्सेज होते हैं उनके, तो उनमें ये सिखाया जाता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया जाता कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए किस टाइम पे, ना तो उनको बताया जाता है प्रकृति के बारे में। अब एक डायबिटिक पेशेंट है, 10 डायबिटिक पेशेंट, सबको सेम डाइट दी जाती है, बट आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है प्रकृति का,
तो हम लोग आयुर्वेदा में डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते, हम एक पर्सन को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की प्रकृति अलग होती है। तो 7 टाइप की प्रकृति होती है बॉडी में, हमारे हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसमें 7 टाइप की प्रकृति होती है। तो पहले हम असेस करेंगे उनकी प्रकृति क्या है, बॉडी टाइप क्या है। तो बॉडी टाइप के हिसाब से खाना खाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं सामने बैठे हुए, एक को दिया गया नॉनवेज और दूसरे को भी सेम खाना दिया गया, बट इसको जो दूसरा इंसान है उसका टाइम से बचेगा या उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा इंसान हो सकता है उसकी बहुत अच्छी डायरेक्शन है, उसको ये प्रॉब्लम कोई हो ही नहीं रही है। तो उससे हम असेस कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप की प्रकृति के लोग हैं। तो प्रकृति एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको रात को क्या सूट करेगा, दिन में क्या सूट करेगा, आपको कितना अमाउंट खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस बना के खाना चाहिए जो आपको आपकी डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं और आपकी हेल्थ की मेंटेनेंस भी रख सकते हैं। और दूसरी बात होती है इनकम्पैटिबल डाइट, विरुद्ध आहार जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में। तो विरुद्ध आहार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज क्या होता है कि हम आजकल बहुत ट्रेंड्स देखते हैं, आप मार्केट वेस्टर्न पीपल आप अगर देखें तो वीगन डाइट आजकल स्टार्ट हो गई है, कीटो डाइट, वीगन कीटो डाइट स्टार्ट हो गई है। कीटो डाइट नहीं अच्छी है, हर इंसान नहीं खा सकता क्योंकि आप सिर्फ फैट खिला रहे हो। अच्छा, कीटो डाइट हर एक इंसान के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम पे उसको डायबिटिक कीटोन्यूरिया भी हो सकता है। अगर आपने बिना एक डाइटिशियन और डॉक्टर की कंसल्ट के लिया, आप खा ही रहे हो, आपको वेट लॉस तो हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी डेफिसिट में जा रही है। और साथ में हमें इनकम्पैटिबल डाइट का नहीं पता। आजकल हम लोग देखते हैं कि योगर्ट और फ्रूट्स मिक्स करके करे जा रहे हैं, शेक फॉर्म में लेते हैं, मैंगो शेक्स पीते हैं, ब्लूबेरी योगर्ट्स, ये सब एक कॉम्बिनेशन एकदम गलत है क्योंकि दोनों की तासीर अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो अगर आप दोनों को एक साथ ले रहे हो तो आप जहर खा रहे हो एक्चुअली। पर मार्केट में तो काफ़ी मैंगो, जैसे मैंगो आइसक्रीम आती है, तो उसमें फ्लेवर्स ऑफ मैंगो होते हैं, उसमें एक्चुअली मैंगो होती है। जैसे योगर्ट की आपने बताया, तो योगर्ट में भी मैंगो फ्लेवर आता है, ब्लूबेरी और योगर्ट आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं, इट इज़ काइंड योगर्ट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो ये आप कह रहे हो सही नहीं है खाने के लिए? नहीं, मार्केट में क्या, वो तो आप जो मार्केट में खा रहे हो वो प्रिजर्वेटिव्स, फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है और उसमें रियल फ्रूट तो डाल ही नहीं रहे, पहली बात तो। और आइसक्रीम जो हम खा रहे हैं वो एक अच्छा टॉपिक आपने उठाया। तो फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम में भी डिफरेंस है। अच्छा। तो हमें लगता था हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आजकल वो लोग लिख रहे हैं फ्रोजन डेजर्ट उसके अंदर। क्योंकि फ्रोजन डेजर्ट बना हुआ है मोस्टली उससे है, किससे, ऑयल से बना हुआ है, उसमें क्रीम कम है, उसमें है ही नहीं मिल्क प्रोडक्ट। ओह हाँ, तो उसमें शुगर और पाम ऑयल ये मेन कंपोनेंट है। तो एनीवे, बट उसमें तो एसेंस डल रहा है, आपको रियल फ्रूट तो मिल ही नहीं रहा। बट हाँ, डेयरी और फ्रूट का कॉम्बिनेशन अलग है क्योंकि मिल्क की तासीर स्वीट है और जो हम खाना जो फ्रूट है वो एसिडिक है, हर एक फ्रूट एसिडिक है। और अगर आप एक अनकुक्ड चीज़ और एक जो अलग ऑलरेडी मिल्क बहुत हैवी है डाइजेशन में, आपको दोनों को मिक्स कर रहे हो तो प्रॉब्लम होती है। आप लोग नॉन वेजिटेरियन, जैसे एग्स होते हैं, नॉन वेज होता है, उसके साथ हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पनीर यूज़ करते हैं, कभी दही यूज़ करते हैं, सारे मुगलई खाने में होता है। तो वो एक गलत कॉम्बिनेशन है। तो ये आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जिसमें आपको एक साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। आप कुछ टाइम के बाद में खा सकते हैं, जैसे रात को मना करते हैं कि अगर आपने फिश खाई जैसे कि, तो उसके साथ बाद में दूध नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में पॉइजन बनाता है इन दी एंड। वो एक टाइप का सब्सटेंस बनाता है जो आपकी बॉडी को इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम करता है। स्किन डिजीज भी होता है उससे, बिल्कुल, ल्यूकोडर्मा होती है इससे, ल्यूकोडर्मा जिसमें आपकी स्किन वाइट होने लगती है, मतलब डिस्कलरेशन होने लगती है, तो वो लॉन्ग टाइम होती है और उसका साइंटिफिक रीजन भी है, यही सेम रीजन। ओके, सो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो इतने सारे मार्केट में क्यूजीन्स हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छी क्यूजीन हमारे लिए कौन सी है? अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है तो मेडिटेरेनियन डाइट में तो सैलड्स होती हैं मोस्टली, है ना, बॉइल्ड सैलड्स होते हैं, और सैलड्स बॉइल्ड भी होती हैं, रॉ सैलड्स भी होती हैं। तो अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आप कफ प्रकृति के हो और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तो मेडिटेरियन डाइट भी बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आपको उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बट हाँ, हमारी इंडियन डाइट ऑलरेडी बहुत अच्छी है क्योंकि एक तो हमारी बॉडी अडेप्टेड है उससे, क्योंकि हम बचपन से खाते जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को साथ में हो गई वो चीज़, है ना। तो सबसे बेस्ट इंडियन डाइट है आपकी। बट हाँ, इस इंडियन डाइट में भी हम आजकल बहुत वेरिएशंस लाते हैं, जैसे कढ़ी खाते हैं हम लोग, कढ़ी क्योंकि कुक हो गया, अब जो डेयरी प्रोडक्ट है वो कुक हो गया, कर्डल हो गया, वो भी एक गलत प्रैक्टिस है। तो अगर आप प्रॉपर्ली अच्छे से जिस तरह से खाना पकाना चाहिए, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें यह है कि जो कुकर है, कुकर भी नहीं यूज़ करना चाहिए हमें, वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जो कुकर का स्टीम होती है वो अच्छा नहीं है। आपको चावल भी खुले बर्तन में बनाने चाहिए, और स्टीमर्स जो आजकल आ रहे हैं कुकर, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है बट इफेक्टिव न्यूट्रिशन उसका उसमें रिटेन नहीं रहता। ओके। और जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो एस्केप नहीं हो पाती उससे। अच्छा, तो वो चीज़ है। तो इंडियन क्विजीन हमारा अच्छा है, बट हाँ, उसमें भी हमें चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स जो हम ले रहे हैं
किस टाइप के स्पाइसेस डालने चाहिए। गरम मसाला हर चीज़ में नहीं डाल सकते। आप अब गर्मी में बैठे हो और गरम मसाला स्टार्ट कर दिया आपने खाना, तो वो भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स करेगा, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी में आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो हम गर्मियों में तभी ज़्यादा ज़ीरा और ये सब खाते हैं। कांजी हम लोग खाते हैं, तो हमारी ये पुरानी ऑलरेडी है, हमें कॉम्बुचा ये सब पीने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी मिला हुआ है ये हमारी जो इंडियन हमारी ट्रेडिशन है। तो उसमें कांजी जो होता है वो एक प्रोबायोटिक की तरह, हाँ, कांजी जो कैरेट से, रेडिश से बनाते हैं लोग और बीट रूट से बनाते हैं, तो वो ऑलरेडी एक प्रोबायोटिक है जो आपके स्टमक के लिए अच्छा है। और हम कर्ड की बात करते हैं, अब दही हम हर चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं, बट वो भी एक गर्म तासीर की चीज़ है। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए हमें किस चीज़ के साथ खाना है, किस चीज़ के साथ, एक तो क्वांटिटी और क्या कॉम्बिनेशन हम खा रहे हैं, और हमारी बॉडी को अडेप्टेड है या नहीं वो चीज़। अब एवोकाडोज लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं? बिकॉज ट्रेंड है, बट एवोकाडोज की बहुत हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है हमारे इंडियन डाइट में, जो हम उसके थ्रू उसको पूरा कर सकते हैं। क्या चीज़? तो एवोकाडोज तो एक फैट है ना, ऑल्टरनेट किया उसका इंडियन डाइट में। आप उसकी जगह मतलब अगर हमारा मराठी में, मैंने कोई चटनी का नाम नहीं मुझे पता, बट मराठी लोग क्या खाते हैं? तिल की चटनी खाते हैं। अच्छा। तो तहीनी जैसे तिल के लड्डू भी तो बनते हैं जैसे तिल के लड्डू, वो तो हाँ वो भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप वैसे बात कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर मुझे उसमें चीनी नहीं डालनी है कोई इस टाइप की चीज़, तो तहीनी होती है। तहीनी जो अरबिक और मेडिटेरेनियन डाइट में होती है, वो क्या करते हैं कि ऑलिव ऑयल के साथ जो वाइट सेसमी सीड्स होती हैं उसको ब्लेंड करके एक चटनी बना लेते हैं। वो आप खा सकते हैं, स्प्रेड की तरह यूज़ कर सकते हैं, चटनी की तरह साइड एक डिश की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो इतना अच्छा है, वो ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ का। तो जो भी हमारे पास मतलब फैट्स हैं, जो गुड फैट्स हैं, वो आप खा सकते हैं। तो काफ़ी लोग आजकल अपना शुगर इंटेक कम कर रहे हैं, उनको लगता है कि शुगर इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो शुगर के ऑल्टरनेट्स क्या हैं? अच्छा, हेल्दी शुगर। हेल्दी शुगर, हाँ, ठीक है। हम किस फॉर्म में इसको ले सकते हैं अपनी बॉडी में पूरा करने के लिए? जो हम शुगर अभी खाते हैं वो पॉलिश शुगर होती है, वाइट शुगर। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स तो वैसे एज सच नहीं है, अगर सही बोला जाए, क्योंकि आप कुछ फैट भी अगर खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में शुगर के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी हमें शुगर से ही मिलती है, शुगर नेसेसरी भी है, बट हम ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स और वो खाते ही हैं फैट्स। तो पहली बात तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपने कम करने की ज़रूरत है, तो राइस और जो ग्रेन्स होते हैं उसको लिमिट करना है। और सेकेंडली शुगर के ऑल्टरनेटिव जैसे आपने बोला, तो आप प्लांट बेस्ड स्टीविया आता है मार्केट में, बट उसका आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, तो स्टीविया आप ले सकते हैं। स्टीविया आजकल शुगर फ्री ब्रांड्स कुछ बना रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। और अगर हेल्दी शुगर की बात करें, दो डायबिटिक को तो जैगरी वगैरह भी अलाउड नहीं है। अच्छा। उनको नहीं लेना चाहिए, हाँ, बट लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आप जैगरी ले सकते हो, अनरिफाइंड शुगर ले सकते हो, पाम शुगर ले सकते हो, आप कोकोनट शुगर ले सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव्स है, बट इन दी एंड दे आर ऑल शुगर्स, बट वी हैव टू डिसाइड कि हमें ऑर्गेनिक मिल रही है, अनपॉलिश्ड है, उसके अंदर सल्फेट तो नहीं है जो सल्फर डलता है, तो वो चीज़ है। बट हाँ, खांड की जगह यूज़ करते हैं। खांड भी अच्छा होता है, नहीं? खांड शुगर केन से बनता है ना, उसी से बनता है। सब कुछ शुगर केन से बन रहा है ना, जैगरी, खांड, सब कुछ बनता है, बट हाँ वो अलग अलग फॉर्म्स है शुगर की। वाइट शुगर तो एक डेडली पॉइजन ही है, क्योंकि वो एक तो सल्फर डला हुआ है, वो पॉलिश्ड है, और काफ़ी मतलब केमिकल्स उसमें डले होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली बढ़ाता है। बट हाँ, स्लो रिलीजिंग शुगर्स हम खा सकते हैं। तो स्लो रिलीजिंग हम हेल्दी फैट्स अगर खाएं, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, और जो स्लोली डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ओट्स हो गया, किनवा हुआ, या ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस बहुत होते हैं, रागी, ये सब, तो वो हम अगर अपने डाइट में रखेंगे तो हमारी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रह सकते हैं। कहीं पढ़ा था, आयुर्वेदिक किसी आर्टिकल में पढ़ा था, तो उसमें वाइट हनी का बार बार जिक्र हुआ था। तो वो वाइट हनी क्या है? हमको तो एक ही हनी पता है, जो शहद जो मार्केट में मिलता है। हाँ, तो वाइट हनी जो होता है, एक तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी आप देखते हैं, जो नॉर्मली मतलब बेस्ट तो रहता है जो आप माउंटेन से लेते हैं, क्योंकि वो एक पॉल्यूशन फ्री ऑर्गेनिक हनी होता है। तो वाइट हनी कफ की प्रॉब्लम से बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वाइट हनी भी एक तरह का जो कह सकते हैं एक तरह की बी होती है, वो कुछ फ्लावर्स की, क्योंकि किस एरिया में यहाँ पर सैफरन हनी है, अलग अलग टाइप के हनीज़ होते हैं, जहाँ पे जिस फ्लावर से उसने नेक्टर लिया उससे हनी बनता है ना। तो वाइट हनी स्मोकिंग और कॉफिंग वाली, ब्रोंकाइटिस वाली प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क करता है। ये मिलता कहाँ पर है ये वाइट हनी? ये वाइट हनी आपको हिमालय से मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में अवेलेबल होता है, कश्मीर वाले एरिया में, कश्मीर लेह लद्दाख में, या फिर हायर हिमाचल। बट ये अभी कमर्शियल यूसेज में नहीं आया मेरे को। कमर्शियल यूजेज में है, बट हमें और इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और इसकी प्योरिटी भी
अगर आप अच्छी जगह से लोगे, लैब टेस्टेड जगह से लेंगे, तो डेफिनेटली ये कॉफिंग वाली, आजकल स्मोकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, हर बंदा स्मोक कर रहा है, और साथ में उसकी वजह से COPD की प्रॉब्लम, जो COPD या फिर ब्रोंकाइटिस जो स्मोकर्स को हो जाती है, खांसी, लंग खांसी कैंसर और वगैरह। बलगम। हाँ, खांसी बलगम एक नॉर्मल स्मोकर का हर टाइम रहती है, और साथ में आने वाले टाइम में स्टेजेस में अगर वो एडवांस स्टेज में आ जाता है तो लंग कैंसर भी हो सकता है उसको, या और कोई कैंसर भी हो सकता है। तो उसमें हम अगर रोज़ कंज्यूम करेंगे, बिकॉज एक हनी तो एक नेक्टर है, तो आयुर्वेद में भी और बाकी शास्त्र में भी ये बहुत फेमस है कि हनी एक आपके लिए एक अमृत है। अच्छा। तो अगर आप हनी रोज़ कंज्यूम करोगे खाने में, या फिर नॉर्मली आप 1 चम्मच 2 चम्मच अगर स्पेशली वाइट हनी लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। साथ में पेपर के साथ अगर आप यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा है, या पानी के अंदर मिक्स करके लेंगे, गर्म पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में अगर मिक्स करके लोगे तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखता है, और आपका जो फ्लेम है, जो कफ की बात कर रहे हैं, कफ को काटता है, तो वेट लॉस में भी इसलिए अच्छे से वो यूज़ होता है। तो वाइट हनी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में लोग शिलाजीत काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, तो शिलाजीत लेने के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान भी क्या हैं? शिलाजीत आजकल मार्केट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वेलनेस, तो वाइग्रा का एक तरह से ऑल्टरनेटिव माना जाता है इंडिया में। तो शिलाजीत डेफिनेटली हेल्प करती है आपको आपके हार्मोन्स बूस्ट करने के लिए, एनर्जी हार्मोन्स जो कहते हैं, एनर्जी बूस्ट होती है, उससे आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर होती है, स्टैमिना लेवल्स बेटर होते हैं। तो जो लोग जिम्स जा रहे हैं, या फिर जिनको एक मसल मतलब उनका एक टारगेट है अपनी बॉडी फिट रखने का, तो उससे स्टैमिना बढ़ता है, तो उनके लिए भी अच्छा रहता है। और साथ में डायबिटीज़, ये बहुत लेस नोन फैक्ट है कि डायबिटीज़ में शिलाजीत यूज़ होता है, तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स भी कम करता है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ओके। आप अगर कोई डायबिटिक इंसान है और वो शिलाजीत ले अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं जो हो सकता है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएं, तो अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप शिलाजीत भी अगर ऐड करें तो आपके एक तो मसल्स को और नर्व्स को वो नरिश करेगा, साथ में ये ब्लड शुगर लेवल्स भी कम करता है। और इसका डोसेज कितना रहना चाहिए? तो आयुर्वेद में सबसे पहले तो 1 रत्ती से लेके आप 4 रत्ती तक भी ले सकते हैं इसको। तो 1 रत्ती मतलब होता है 125 mg। ओके। मतलब ये एडवाइजेबल है कि आप पानी में मिक्स करके या फिर दूध में मिक्स करके ही लें, कोई ताकि टाइमिंग? उसकी तासीर मतलब उतनी, ताकि डाइल्यूट हो जाए। कोई टाइमिंग्स भी है कि रात को या सुबह कब लेना है इसको? ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, खाली पेट भी ले सकते हैं, बट हाँ वो आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। तो वैसे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो तो आप खाना खाने के बाद ही लें वैसे, लेकिन अगर आप स्मॉल क्वांटिटी ले रहे हो और आपको ब्लड शुगर लेवल्स के लिए आप ले रहे हो तो आप खाली पेट भी ले सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में। और लेकिन अगर आप हाई डोजेज लें, क्योंकि इसमें डोजेज की बहुत रिक्वायरमेंट है, हमें जानना ज़रूरी है कि कितना लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो एक्साइटमेंट में ले लेते हैं ज़्यादा, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। हाँ, एंड्योरेंस बढ़ाने के, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लीथल हो सकते हैं। ओके। ये आपकी जान भी ले सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि आपकी स्टैमिना बढ़ रहा है, तो ये एक तरह से आपके एड्रेनलिन बढ़ा रहा है आपकी बॉडी में, तो एड्रेनलिन रश की वजह से आपको आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी हाई हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा लोगे, या लो भी हो सकते हैं, और पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, और इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अच्छा। पैल्पिटेशंस, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इवन हार्ट अटैक हो सकता है अगर आप ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में लेंगे। तो एक क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, और आपको क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी चेक करनी है। आजकल मार्केट में बहुत ब्रांड्स हैं जो शिलाजीत बेच रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्योरिटी का, वो आपको चेक करना है, और साथ में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बट बेटर है आप सर्टिफिकेट वाला ही लें शिलाजीत, जो अच्छी क्वालिटी का हो। छोटा सा मैसेज अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हो, कोई भी एक रैंडम मैसेज। एक मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ ये है कि आप आयुर्वेद पे ज़रूर बिलीव करिए, और आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई छोटी से बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहले आप पहले तो ये जानिए कि आपकी बॉडी किस तरह की है, और हमेशा पेशेंट को बताना चाहिए डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टिंग से और क्यों हो रही है। सबसे पहले तो एक कंप्लायंट पेशेंट बने, और साथ में आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर पे यकीन रखें, क्योंकि आपकी जो एक प्रॉब्लम है वो 100 प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है। तो आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है, बट हाँ आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, और मेडिसिन पे यकीन करिए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आज आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।